नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें 5 जिलों के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे सीएम। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर कार्यक्रम रायपुर, कोंडागांव, बालोद और बालोद बाजार, भाटपारा जिले के कार्यक्रम में सीएम आज शामिल होने वाले हैं, जहां पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आज सीएम अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जहां पर आपको बता दें 5 जिलों के कार्यक्रमों में सीएम को शामिल होना है। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर भी सीएम शामिल होंगे, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कई भूमि पूजन और योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है, क्योंकि उस समय मैं भी सदन में था और स्थगन उन्होंने लाया था, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात, जिन लोगों ने चिटफंड कंपनी के कार्यालय खुलवाए, जिन लोगों ने रोजगार मेला लगा के नौजवानों को सर्टिफिकेट दिए, वो लोग आज सवाल कर रहे हैं कि उन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा क्या पूरा कहा जाए, चिटफंड कंपनी उन्हीं के समय शुरू हुआ, उसी समय लोग पैसा लगाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उसके परिवार के सदस्य, तत्कालीन नेता, विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष, तत्कालीन मंत्री, सब लोग कार्यालय का उद्घाटन किए और इसी को देख के सब लोग पैसा लगाए। पैसा डूब गया। सहारा इंडिया तो पूरे देश में है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, वहां उन्होंने एक कमेटी बनाई है, लेकिन आज तक के न भारत सरकार वापस करा पाई, न कोई राज्य वापस करा पाया। केवल छत्तीसगढ़ है जो सैकड़ों डायरेक्टर को जेल के पीछे भेज दिया है और दूसरा उनकी संपत्तियों को कुर्क करके उन गरीबों तक वो पैसा, हजारों लोगों को अभी तक हम वापस कर चुके हैं और प्रक्रिया निरंतर जारी है। वहीं बड़ी खबर आपको साझा करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं है। रमन सिंह पर हमला करते हुए सीएम ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उम्र का असर हो गया है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बयान सामने आया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर सीएम ने हमला बोला है और उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, उनका भविष्य कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उम्र का असर हो रहा है। ये बयान सीएम की तरफ से आया है। बताते चले कि सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर यह बयान दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के जलियांवाला वाले बाग के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि सीएम ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि इसे दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग की बात अरुण साव कह रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में है। पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे थे। पूरा वीडियो देखेंगे तो सबसे ज्यादा आक्रामक, उत्तेजित बीजेपी वाले थे। पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोट आई है। नारायणपुर और कवर्धा में किस प्रकार से बीजेपी का मकसद आवास नहीं था, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते थे, इसलिए जलियांवाला बाग को याद कर रहे हैं। पुनर्वास योजना है, उसकी नीति है, उसके लिए आज कैबिनेट में पास हुआ है और जो
पुरानी जो नीति थी उसमें काफी सुधार किया गया है और उसमें काफी लाभदायक होगा। बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं, जितने भी पुनर्वास योजना है उसकी नीति है, उसके लिए आज कैबिनेट में पास हुआ है और जो पुरानी जो नीति थी उसमें काफी सुधार किया गया है और उसमें काफी लाभदायक होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के राशन दुकानों में हो रहे घोटालों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में सवाल उठाए। इसके बाद मीडिया को संबोधित कर उन्होंने साक्ष्य के रूप में संचालनालय की रिपोर्ट दिखाते हुए भूपेश सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिसे खाद्य विभाग ने भी स्वीकार किया। इन घोटालों में चावल, गुड़, शक्कर और नमक के डेटाबेस में गड़बड़ी कर राशन का गबन प्रमाणित हुआ है। आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो 13 दिसंबर 2022 को विभाग ने जो जानकारी दी है, उस विभाग की जानकारी में 450 दुकान की सूची जारी की है। जो 450 राशन की दुकान है जिसकी सूची जारी की गई है, उनके पास 5000 से लेकर 2000 तक मैट्रिक टन चावल का स्टॉक है। उस राशन दुकान की कैपेसिटी 100 क्विंटल चावल रखने की है और उसके स्टॉक में 1000 क्विंटल दिखाया जा रहा है। कहीं कहीं 10,000 क्विंटल चावल का स्टॉक भी पाया गया। जो 10,000 क्विंटल चावल राशन दुकान में कैसे रह सकता है, ये मुद्दा है और इस मुद्दे में आज तक स्टॉक वेरिफिकेशन की इतनी मात्रा में चावल की अफरा-तफरी की गई, ब्लैकमेलिंग की गई और मार्केट में बिक गया। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिटफंड कंपनी को लेकर हर जगह बातें कर रहे हैं, चाहे वो सार्वजनिक सभा हो या मुख्यमंत्री निवास के अंदर। लेकिन 4 सालों में चिटफंड कंपनी ने जो राशि निवेश किए, उनकी कितनी राशि वापस लौट गई है, इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं दे पाते हैं। बता दें कि चिटफंड कंपनी के निवेशक अपनी राशि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे जी के विभागों के अनुदान मांगों का हमने विरोध किया और विरोध इस आधार पर किया कि पिछले समय जो राशि बजट में उनको दी गई, उस राशि का उपयोग नहीं हुआ और उपयोग नहीं होने के कारण में जो छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता इससे वंचित हो गई। तो ऐसे मंत्री को फिर बजट में राशि देने का कोई औचित्य नहीं है जो अपने बजट का उपयोग ना कर सके, बजट का सदुपयोग ना कर सके। मुख्य रूप से इसमें जो रीपा में जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है और कईयों जगह उजागर हो रहा है। मैं उदाहरण के लिए एक सिमगा का ब्लॉक का उड़ेला पंचायत का आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर जनपद पंचायत के सीओ के द्वारा सरपंच को राशि दिया गया और सरपंच के द्वारा उस निर्माण एजेंसी को राशि दिया गया। 2 गोदाउन स्वीकृत थे, 2 मशीन उसमें लाना था, उसके बाद में धनिया मिर्ची के लिए एक अलग और जो थे, इस प्रकार से 5 जो पैसा प्रथम किस्त उनको दिया गया। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि नियमितीकरण प्राधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 1400 से अधिक अनाधिकृत निर्माण नियमित किए गए। नियमों के सरल होने के बाद तेजी लाई गई है नियमितीकरण में। आपको बता दें कि अब तक 3400 से ज्यादा अनाधिकृत निर्माणों का नियमितीकरण किया गया है। कलेक्टर ने अपील की थी कि 1 अप्रैल से बढ़ेगी फीस। उन्होंने कहा था कि नियमितीकरण के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। तो नियमों को सरल करने के बाद अब तेजी लाई जा रही है। आपको बता दें कि अब तक कलेक्टर ने अपील की थी, जिसके बाद से नियमितीकरण को लेकर प्राधिकार की बैठक भी हुई और 1400 से अधिक अनाधिकृत निर्माण चयनित किए गए हैं और तेजी से नियमितीकरण अब किया जा रहा है। वहीं जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न संस्थाओं ने तंबाकू उत्पाद निवेश दिवस के तहत जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR
पुजारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए तंबाकू का उपयोग न करने की अपील की और सभी को तंबाकू उत्पाद के दुष्प्रभाव से बचने और स्कूल साथ ही साथ समाज में तंबाकू का उपयोग न करने की शपथ दिलाई। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग तंबाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। इसमें 36% लोग तंबाकू चबाने वाले उत्पाद का उपयोग करते हैं, जो कि चिंता का विषय है। वहीं छिंदवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। आपको बता दें पिछले कई दिनों से यह धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर धरना किया जा रहा है। बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। छिंदवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना लगातार जारी है और पिछले कई दिनों से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर अपनी मांगे पूरी न होने की वजह से ये धरना दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रही हैं और इनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है और इस हड़ताल में हमारा एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है महिला बाल विकास का। सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिनकी मतलब अपने अपने उसमें विभिन्न स्तर से मांगे रखी गई है। उसी प्रकार हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी 6 सूत्री मांगे रखी गई है। इसमें कि भारत सरकार के समन्वय कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका को नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं किए जाते तो उनको न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। दूसरी मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सेवानिवृत्ति होने पर 5 लाख रुपए और मिनी कार्यकर्ता को 3 लाख रुपए और सहायिका को 2 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सेवा समाप्ति होने पर गुजरात की तरह ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। वहीं दिव्यांग स्वाभिमान पैदल यात्रा के समर्थन और 16 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय में दिव्यांग एकता और कल्याण मंच ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेंशन आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर आह्वान किया गया। साथ ही साथ दिव्यांग अधिनियम 2016-17 को धरातल पर लागू करने की मांग की गई। इसके साथ ही दिव्यांगों को प्रोत्साहन राशि देने की भी मांग की गई है। आज जो छिंदवाड़ा जिले और दिव्यांगों लोगों के द्वारा जो आज अपनी विभिन्न 16, 17, 18 मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को जो आज ज्ञापन दिया गया है, उनका हम भीम सेना पुरजोर समर्थन करती है और आगामी समय में उनकी अगर मांग, दिव्यांगों की मांग को अगर सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो दिव्यांगों लोगों ने जो भी आगे उनकी रणनीति होगी, भीम सेना उनके साथ रहेगी और वो अगर उग्र आंदोलन करेंगे तो भीम सेना उनके साथ सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। भीम सेना जिला अध्यक्ष शिवम पाड़े, छिंदवाड़ा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का एक बयान सामने आया है। पत्रकार सुरक्षा कानून का समर्थन किया है उन्होंने और मंत्रिपरिषद की बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ 2023 के कानून का अनुमोदन किया गया, विधानसभा में पारित हो जाएगा, उसके बाद फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आप लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि मीडिया कर्मियों का सुरक्षा विधेयक लाया जाए। उसमें मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। प्रस्तुत कर रहे हैं पत्रकार सुरक्षा कानून जो है उसका अनुमोदन किया गया है, तो विधानसभा में पारित हो जाने दीजिए, उसके बाद
या फ्लोर में आ जाएगा तो आप लोगों को ऐसी जानकारी हो जाएगी। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके समाज कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास योजना के अंतर्गत लोन वर्टू, जिसका मतलब होता है गोंडी में घर वापस, अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से नक्सलियों तक बैनर, पोस्टर और समाज के मुखिया, जनप्रतिनिधि, परिवार और दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे नक्सली संगठन छोड़कर समाज के कल्याण और विकास के लिए अपना योगदान दें और शासन की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजना और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। आज दिनांक तक लगातार हमारे द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है और सिर्फ जिला पुलिस नहीं, उसमें सीआरपीएफ, जिला प्रशासन एवं अन्य जितने भी सरकारी विभाग हैं, हमारा यही इसमें प्रयास है कि जो हमारे दिग्भ्रमित, मतिभ्रमित लड़के हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, जो कि हिंसा के पाथ पे चल रहे थे, एक धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था दंतेवाड़ा, इसमें लगातार लोग हिंसा का मार्ग छोड़े और शांति की राह चुन के जिले के विकास में, प्रदेश के विकास में भागीदार बने और शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ रहें। यही इसी के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 601 हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नक्सली हिंसा का मार्ग छोड़ा है और इसकी जगह मुख्य धारा में जुड़े हैं। एक और अच्छी बात जो लोन वर्टू अभियान में हो रही है वो ये है कि इसमें सिर्फ दंतेवाड़ा जिले के लोग ही सरेंडर नहीं कर रहे हैं, अन्य जिलों, हमारे जो सरहदी जिले हैं जैसे नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बस्तर और उड़ीसा के भी कुछ हमारे भाई बहन जो माओवाद की विचारधारा में जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर आकर सरेंडर किया है। आज 230 बटालियन सीआरपीएफ के सौजन्य से एक नक्सली ने आज आत्मसमर्पण किया है। आज दंतेवाड़ा के लिए ये बहुत सुखद खबर है, दंतेवाड़ा सीआरपीएफ के लिए, दंतेवाड़ा के प्रशासन और दंतेवाड़ा पुलिस के लिए, कि आज के नक्सली आत्मसमर्पण के साथ ही 600 नक्सलियों ने यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया है। ये पिछले 2 साल से जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की परिचालनी गतिविधियां हैं, पुलिस की गतिविधियां हैं, प्रशासन का सहयोग है, इनके द्वारा चलाए गए सिविक एक्शन है। पिछले 3-4 महीने में 144 ट्राइबल लड़कों का रिक्रूटमेंट हमने सीआरपीएफ में करवाया है। इन सब का एक सुखद परिणाम ये निकला है कि लड़के जो कि दिग्भ्रमित थे वो मुख्य धारा में आने के लिए इच्छुक हो गए हैं। राजमाता सिंधिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय की बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राओं ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि उनके परीक्षा परिणाम में काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं। कई छात्राओं को एक समान अंक प्राप्त हुए हैं जो ऑनलाइन परिणाम में दिखाई दे रहे हैं। छात्राओं ने धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ परिणाम में संशोधन करने की भी मांग की है। तो पहले तो हमारा पेपर बहुत लेट हुआ, उसके बाद में रिजल्ट में इतना देरी, मतलब कम से कम 7 महीने हो चुके हैं। अब ये लोग बोलते हैं आनंद फानंद में हमने रिजल्ट दिया, 7 महीने कम पढ़ रहे थे, बोर्ड के रिजल्ट आ जाते हैं इतने जल्दी। दूसरा चीज 14 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, ऐसा लड़कियों ने ऐसे कैसे चीटिंग किया कि सबको एक जैसे नंबर मिल रहे हैं। सीसी के नंबर आप चढ़ाए नहीं हो, पहले बोलते सीसी के नंबर चढ़ाए तो बोलते थ्योरी के नहीं चढ़ाए, थ्योरी के चढ़ाए तो सीसी के नहीं चढ़ाए। ऐसा क्यों हो रहा है? समय तो अच्छे से मिला था। अन्य पद से लगातार छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में समस्याएं आ रही है। जिस भी क्लास के रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर देखिए, फाइनल देखिए, एमएससी एमकॉम देख लीजिए, सभी में बहुत बड़ी संख्या में फेल कर रहे हैं और मात्र 1 और 2 नंबर में। जहां एक तरफ अधिक संख्या में बच्चे पास होते हैं, वो कम संख्या में बच्चे फेल होते हैं, वहीं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में अधिक संख्या में बच्चों को फेल किया जा रहा है और कम संख्या में बच्चों को पास किया जा रहा है। मात्र 4 और 5 बच्चों को पास करके एक बड़ी संख्या में छात्राओं को फेल किया जा रहा है। छात्राएं जो आई है ये खास तौर से हमारा क्या पुराना एक एनईपी नवीन शिक्षा नीति थी, उसके रिजल्ट सारे थे बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएचएससी सब रिजल्ट को प्रसारित करना था। समय सीमा गवर्नमेंट ने दी थी। उनको एसटीएससी के छात्रों को छात्रवृत्ति का आवेदन भरने की लास्ट डेट 24 तारीख है, शासन ने डिसाइड की। उससे पहले शासन का निर्देश था सभी प्रकार के रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए।
वहीं कुरूद के ग्राम परखंदा में अवैध रेत खदान को लगातार बता दें कि ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं और रात के 12 बजे जब चेन माउंटेन रेत घाट पर ग्रामीणों ने रेत माफियाओं को पकड़ा, जिसके बाद खनिज विभाग को सूचना दी गई, जिससे 2 हाईवा और 1 चेन माउंटेन जब्त कर खनिज नियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कंधा में ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था कि वहां पे मशीन लगा के रेत निकाला जा रहा है, तो आज मौके पे एक चेन माउंटेन मशीन और 2 हाईवा जब्त करके अभिरक्षा में रखा गया है। ग्राम पंचायत प्रखंडा में स्वीकृति तो है, लेकिन अभी तक ठेकेदार ना माइनिंग द्वारा सीमांकन के लिए दिए हैं, अभी तक के पंचायत द्वारा कोई भी प्रकार का यहाँ अलॉट नहीं किया गया है। शासन ने 12 एकड़ जमीन देता है, हमारे पास इसका कागजात है, लेकिन 12 एकड़ के बदला में यहाँ 100 एकड़ नदी को खा चुका है। ठीक है, वहीं बीजापुर में अशांति को लेकर पूरे 6 राज्यों की एक टीम शांति बैठक कर रही है, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता शंभ्रांशु चौधरी कर रहे हैं। बस्तर के अलग अलग स्थानों में बैठक की जा रही है, जिससे इस बैठक से किसी प्रकार का हल निकाला जा सके। इसी सिलसिले में बीजापुर के उसूर ब्लॉक के आवापल्ली गांव के एक उधर वहां पर बैठक रखी गई, जहां बैठक में शुभ्रांशु चौधरी का कहना है कि माओवादियों के 2 सिद्धांत हैं, एक लंबा जन युद्ध और दूसरा संयुक्त मोर्चा। लंबे जन युद्ध में वो सत्ता के साथ साथ क्रांति के लिए सशस्त्र संघर्ष करते हैं, पर जब लंबा जन युद्ध कारागार होता है नहीं दिखाई देता तो संयुक्त मोर्चा की ओर भी झुकते हैं। लगभग 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ के माओवादियों में बीच संयुक्त मोर्चा की रणनीति की ओर रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। वर्गीकरण करना बड़ा मुश्किल है कि हम केवल बुद्धिजीवियों को सुनेंगे, किसानों को सुनेंगे या विद्यार्थियों को सुनेंगे, ऐसा करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। हम सबकी सुनना चाहते हैं, बहनों का भी सुनना चाहते हैं, बहनें बहुत अधिक पीड़ित हैं, आदिवासियों का भी सुनना चाहते हैं, बिजनेसमैन का भी सुनना चाहते हैं, और सबके राय को लेकर के एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक सर्वसम्मत। हम ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहते, हम सुनना चाहते हैं। तो चैकले मांदी का अर्थ है सुख शांति के लिए बैठक। तो जैसे हम दुख में होते हैं या सुख में होते हैं तो साथ बैठ के चर्चा करते हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिल बैठकर हम लोग बातचीत चर्चा का एक दौर शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से, जैसे हम बाहर से हैं तो हम बता सकते हैं कि नेपाल में शांति कैसे आई और देशों में जहां माओवादी समस्या थी वो कैसे हल हुआ, वो अपनी बात बताएं। तो ये चर्चा का दौर, बातचीत का दौर हम लोग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।